Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in Department of History. आज हम लेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास का नया टॉपिक 1917 की रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। पहले हम ले रहे हैं क्रांति के कारण। पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। रूस के प्राय सभी सम्राट अर्थात जार स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे। वे दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। निकोलस प्रथम पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीतियां अपनाई थीं। उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर द्वितीय था और वह भी उदारवादी दृष्टिकोण का शासक था, लेकिन सामंतों एवं जमींदारों के विरोध के कारण उसे पुनः प्रतिक्रियावादी नीति ही अपनानी पड़ी। अंतिम जार रोमानोव राजवंश की परंपरा का संवाहक था, जार निकोलस द्वितीय। उसके चरित्र में एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है। वह जार को सर्वेसर्वा, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं और एकाधिपति मानता था, परंतु उसमें वांछित दृढ़ता और अन्य गुणों का सर्वथा अभाव था। ऐसी स्थिति में ये संभावना रहती थी कि निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का जार के नाम पर कोई और उपभोग करे। ऐसा हुआ भी। जरीना और रास्पुटिन कठपुतली शासक को नचाते रहे। शासकों की निरंकुशता और जनता द्वारा अधिक स्वतंत्र होने के द्वंद्व ने रूस को क्रांति की चौखट तक पहुंचा दिया। दूसरा कारण है प्रतिक्रियावादी सहयोगी एवं भ्रष्ट नौकरशाही। निरंकुश जारों को सहयोगी भी प्राय प्रतिगामी दृष्टिकोण वाले लोग ही मिले। निकोलस द्वितीय के प्रधानमंत्री गृह मंत्री प्राय इसी विचारधारा के लोग थे। प्रधानमंत्री स्टोलिपिन की सहायता से जार ने पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया। रूस की विशाल नौकरशाही योग्यता पर आधारित नहीं होकर कुलीनता पर केंद्रित थी। यह भ्रष्ट एवं संवेदन शून्य थी। इसने जनता के कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया। नेक्स्ट है कृषकों की दयनीय स्थिति या कृषकों की दयनीय दशा। रूस के कृषकों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 ईस्वी में कृषि दासों की मुक्ति की घोषणा के बावजूद कृषकों की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सका। रूस की कृषक संख्या जनसंख्या का 1/3 भाग अंत तक भूमिहीन बना रहा। खेती परंपरागत पद्धति से की जाती थी। अधिकांश किसान गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कृषकों पर भारी करों के अलावा अन्य अनेक बंदिशें भी थी। कृषि दासों की मुक्ति का नियम भी रूस के सभी प्रांतों में लागू नहीं किया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल का कृषकों पर प्रभाव था। उस दल ने कृषक असंतोष को और भड़काया। युद्ध में रूस की पराजय प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने दबे हुए किसान आक्रोश को अनावृत कर दिया। नेक्स्ट है असंतुष्ट श्रमिक वर्ग में जागृति। रूस औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य था, परंतु अलेक्जेंडर तृतीय के शासनकाल में औद्योगिकीकरण की गति कुछ तीव्र हुई। इससे संगठित श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और साथ ही उनकी समस्याओं में भी इजाफा हुआ। रूस में क्रांति से पूर्व के 30-40 वर्षों में लाखों भूमिहीन किसान आजीविका की तलाश में शहरों में आकर मजदूर बन गए। श्रमिकों की भीड़ ने श्रम को सस्ता बना दिया। उनका जीवन स्तर दयनीय था। उद्योगपतियों ने उनकी कठिनाइयों के निवारणार्थ कुछ भी नहीं किया। क्रांतिकारी समाजवादियों द्वारा श्रमिकों के मध्य समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार कर उन्हें पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित करना भी लाभकारी रहा। बाद में सोशल डेमोक्रेटिक दल के बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों गुटों ने संगठित श्रम क्षेत्र को अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया और श्रमिकों को शोषण के विरुद्ध संघर्ष हेतु तैयार किया। 1903 से श्रमिक हड़तालों का क्रम प्रारंभ हो गया। विभिन्न समाजवादी और साम्यवादी दलों के प्रभाव से अब मजदूर आंदोलन अधिक व्यवस्थित और आक्रामक हो गए और ज़ारशाही की जगह सर्वहारा की सत्ता स्थापित करने की श्रमिक आकांक्षा रखने लगे। इस साम्यवादी प्रचार ने देश के श्रमिकों में ज़ारशाही के प्रति घोर असंतोष और घृणा उत्पन्न कर दी, जिसके कारण लोग ज़ार के शासन का अंत करने के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। नेक्स्ट है अरूसी जातियों का विद्रोह। रूस का विशालकाय साम्राज्य अनेक गैर रूसी जातियों तक फैला हुआ था। रूसी मुख्यतः स्लाव प्रजाति के लोग थे। ज़ारों ने पोलैंड, बाल्टिक प्रदेश, जॉर्जिया आदि में रूसीकरण की नीति का अवलंबन लिया। यहूदियों और आर्मीनियनों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। इससे संबंधित जनता में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। मध्य एशिया की किर्गिज एवं उज़्बेक जातियां भी विद्रोह पर उतर आईं। ज़ारों के समय तो अरूसी जातियों के विरुद्ध अत्याचार काफ़ी बढ़ गए। इससे उनका विद्रोही बनना स्वाभाविक था। अगला कारण है मध्यम वर्ग एवं प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका।
रूसी क्रांति में मध्यम वर्ग की भूमिका को प्राय अनदेखा ही किया गया है, जबकि ज्ञात होता है कि क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेतृत्व ही मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथ में था। कृषकों को संगठित करने एवं गृह मंत्री सिप्यागिन, प्लेहवे और ग्राड ड्यूक सर्जे की हत्याओं द्वारा इन्होंने क्रांति के लिए निश्चय ही एक पृष्ठभूमि तैयार की। 1917 ईस्वी की प्रथम क्रांति में सेंट पीटर्सबर्ग के सैनिकों और मजदूरों के साथ मध्यम वर्ग की भी भूमिका थी। सर्वहारा और मध्यम वर्ग की भूमिका कम ज्यादा हो सकती है, परंतु मध्यम वर्ग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। विचारकों एवं चिंतकों ने भी रूसी क्रांति को प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, मार्क्स आदि विचारकों ने जनता को नहीं तो कम से कम प्रबुद्ध वर्ग एवं का नेतृत्व को अवश्य प्रेरणा दी। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर नेतृत्व आंदोलन को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि दे सका, उसे लक्ष्योन्मुखी बना सका। नेक्स्ट है समाजवाद और समाजवादी दलों की भूमिका। रूसी क्रांतियों में समाजवादियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजवाद मानवता का एक उत्कृष्ट दर्शन है। रूस में भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन मार्क्स के समाजवाद से भिन्न था। इन आंदोलनकारियों को पॉपुलिस्ट कहा जाता था। ये कृषकों को भूमि का स्वामी बनाए जाने के पक्षधर थे। 1883 ईस्वी में मार्क्सवादी विचारधारा का भी रूस में प्रभाव पड़ने लगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में स्थापित हुई। ये सर्वहारा को क्रांति की मुख्य चालन शक्ति मानते थे, कृषकों को नहीं। ये सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। 1903 में इनमें भी मतभेद हो गए और ये दो गुटों में बंट गए, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का भावार्थ है बहुमत। इस गुट का नेता लेनिन था। ये केंद्रीय संगठन और कठोर अनुशासन के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहते थे। मेंशेविक का भावार्थ है अल्पमत। ये श्रमिक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार किसानों और मजदूरों में विभिन्न समाजवादी दलों और गुटों ने जागृति पैदा कर क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। 1917 में पेट्रोग्राद में मजदूरों की हड़ताल के कुछ समय बाद ही ज़ारशाही का पतन हो गया। अस्थायी सरकार की असफलताओं का बोल्शेविकों ने बहुत प्रचार किया और अंत में अस्थायी सरकार का तख्ता पलट कर क्रांति अपने नेतृत्व में संपन्न की। नेक्स्ट कारण है सामाजिक और आर्थिक विषमता। रूसी समाज दो विषम वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग में राज परिवार, सामंत, उच्च पदाधिकारी और कुलीन लोग सम्मिलित थे। इनके पास अपार संपत्ति, वैभव और अधिकार थे। अधिकारहीन वर्ग में छोटे किसान, भूमिहीन किसान, श्रमिक और अर्धदास सम्मिलित थे। इस वर्ग की स्थिति दयनीय थी। भूमि का यह असमान वितरण, आय और संपत्ति का असमान वितरण, अधिकार और शक्तियां ऊपरी परत तक सिमटी रहना तथा कर्तव्यों को का निचले तबके पर आरोपण, इन सब से रूसी समाज की विषमता प्रकट होती है। राजनीतिक चेतना ने वंचित वर्ग के माध्यम से वर्ग संघर्ष का रूप धारण कर लिया। अगला कारण है जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व। ज़ारशाही के पतन के लिए स्वयं जार अधिक उत्तरदायी था। जार निकोलस द्वितीय अयोग्यताओं से संकलित एक दुर्बल व्यक्तित्व था। रूस का जार निकोलस बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। वह दुर्बल, हठी स्वभाव का मंद बुद्धि था, जिसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की शक्ति नहीं थी। सम्राट में दृढ़ता का अभाव एवं चारित्रिक दुर्बलताएं थीं। उसके राज्यकाल के अंतिम वर्षों में महारानी और कुख्यात साधु रास्पुटिन का शासन पर अत्यधिक प्रभाव कायम हो गया, जो साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। दरबार में उसके विरोध में एक गुट बन गया और दिसंबर 1916 में रास्पुटिन की हत्या कर दी गई। निकोलस द्वितीय की मूर्खता ने क्रांति को अनिवार्य बना दिया। अगला कारण है आर्थिक संकट से उपजा जन असंतोष। अर्थ जीवन की धुरी है। प्रकृति तो मानव के सम्मुख आर्थिक चुनौतियां खड़ी करती ही हैं, परंतु मानवकृत भ्रष्टाचार और अव्यवस्था आर्थिक संकट के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के काल में रूस को गंभीर आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा। सरकार ने युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ सैनिक युद्ध क्षेत्र में भेज दिए थे, जिससे खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई और कृषि उत्पादन कम हो गया। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी हो गई। सेना एवं नागरिकों के लिए खाद्यान्न का प्रबंध करना कठिन हो गया। युद्ध काल में अतिरिक्त कर लगाने पड़े और इससे मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ी।
देश में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई, अनाज, ईंधन, वस्त्र आदि की कमी होने लगी। ऐसी परिस्थितियों में ज़ारशाही विरोधी और द्वितीय चरण में अस्थायी सरकार विरोधी भावनाओं का विकसित होना आवश्यक लग रहा था। नेक्स्ट, अगला कारण है क्रांतिकारियों का सुयोग्य नेतृत्व। रूसी क्रांति की सफलता के पीछे क्रांतिकारियों का सुयोग्य नेतृत्व दिखाई देता है। चूंकि अंतिम रूप से बोल्शेविकों को विजय मिली, अतः उसके नेतृत्व का योगदान तो चर्चित रहा ही। ज़ारशाही के पतन में केरेंस्की आदि का भी योगदान रहा है। बोल्शेविक क्रांति के सूत्रधार लेनिन का सुयोग्य नेतृत्व ही इस अल्पसंख्यक दल को सफलता के शिखर तक पहुंचा सका। ट्रॉट्स्की, स्टालिन जैसे उसके सहयोगी भी क्रांति की सफलता का श्रेय ले सकते हैं। और नेक्स्ट कारण है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1 अगस्त 1914 को रूस का विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ। युद्ध के प्रारंभिक काल में रूसी सेनाओं को कुछ सफलता मिली, परंतु कुछ समय बाद ही जर्मन सेना के हाथों उन्हें मात खानी पड़ी। सेना को पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र और सामग्री नहीं मिल पा रही थी। रूस के कारखाने पर्याप्त मात्रा में राइफलों एवं अन्य युद्ध सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकते थे। यातायात व्यवस्था का समुचित विकास न होने से समय पर रसद पहुंचने में कठिनाई होती थी। सेना के उच्चाधिकारियों की अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार, जरीना रास्पुटिन आदि का युद्ध कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप आदि के कारण रूस की सेनाओं को लगातार पराजित होना पड़ा। सैनिक पराजय से सेना का मनोबल गिरा और जनता में निराशा पैदा हुई। सैनिकों में क्रांतिकारी विचारों का बीजारोपण होने लगा। वे क्रांतिकारियों से मिल रहे थे। सैनिकों की निरंतर पराजय तथा रसद की कमी से रूसी सैनिक युद्ध से विमुख होने लगे। क्रांति एक जन विस्फोट के रूप में विकसित हुई, जिसने रूसी समाज की नींव को हिला दिया। विश्व युद्ध ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। तो ये थे 1917 की रूस की क्रांति के कारण।